नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे फिजिक्स की क्लासेस में। और पढ़ते हैं, कुछ सवाल लगाए थे हम लोग पिछली क्लासेस में, तो इस बार कुछ और एक बचा हुआ सवाल है, उसको भी देख लीजिए। ये वाला सवाल पिछले लेक्चर के आखिरी सवाल जो कि 1.112 था, एनसीईआरटी फिजिक्स का, एनसीईआरटी क्लास 12 की फिजिक्स का पहले चैप्टर से। उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें जो 1.1 ये 1.12 जो सवाल दिया गया है उससे ही रिलेट करके एक सवाल उसके नीचे ही दिया गया है 1.13। तो ये वाला सवाल, दोनों सवाल चूँकि रिलेटेड है इसलिए दोनों सवाल लिखना पड़ा, इसलिए पूरा बोर्ड भर गया। तो इसको लगा के देखते हैं। पिछले सवाल में ये दिया गया था बस केवल कि दो बिंदु आवेश हैं ए और बी, दोनों की त्रिज्याएं नगण्य थी। और आज नगण्य माने इतना कम कि वो उसे आप जीरो मान सकते हैं, टेंस टू जीरो। जीरो आर इक्वल टू जीरो नहीं होता है, बस केवल आर जीरो के काफ़ी करीब होता है। जैसे आर बराबर हो सकता हो 0.00001 ऐसे, या 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी, इतने सेंटीमीटर या मीटर में इतनी कम त्रिज्या का कोई वस्तु, कोई गोला होगा तो उसे कहते हैं नगण्य। नगण्य का ये मतलब होता है। नगण्य माने बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इतना ज़्यादा कि गिना ना जा सके, और नगण्य माने ये भी हो सकता है कि इतना कम कि गिना ना जा सके, वही होता है। तो दिया गया था सवाल इतना ही था, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम के दो बिंदु आवेश थे, बीच की दूरी इतनी थी। एफ पूछ रहा था और दोबारा एफ फिर पूछ रहा था। पहली बार ऐसे ही नॉर्मली पूछ रहा था, दूसरी बार आवेश को दोगुना करने के लिए कह रहा था। आवेश को दोगुना करने पर और त्रिज्या को आधी करने पर आपने पता किया था कि F2 बराबर 16 F1 हो गया था। ये आपको पिछले सवाल था 12 का पहला, 12 का 1.112 का A था, ये B था, ऐसा कुछ आया था। अब यहाँ पर 1.13 करके सवाल पूछ रहा है। इसको समझिए, इस सवाल में क्या पूछ रहा है। इस सवाल में जानकारी ये दे रहा है कि दो तांबे की विद्युत रोधी आवेशित गोले हैं A और B। इस बार कह रहा है कि उनके मान लीजिए साइज सर्वसम है। सर्वसम मतलब, सर्वसम का क्या मतलब होता है? सर्व माने सभी, सम माने समान, माने दोनों के साइज बराबर हैं, दोनों के साइज बराबर हैं, माने उनकी दोनों की त्रिज्याएं मान लीजिए बराबर हैं। और फिर आगे सवाल यहाँ से शुरू होता है 1.13 कि यदि इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि यह कहना चाहता है कि दो बिंदु आवेश ए और बी थे, मगर अब तीसरा कोई गोला लिया गया है, तीनों के साइज बराबर हैं, तीनों के साइज बराबर हैं और ये दोनों आवेशित हैं। आवेशित माने इन पर कुछ न कुछ आवेश है, आवेश चार्ज है इन दोनों पर, मगर इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका Q = 0 है, ये अनावेशित है। अनावेशित का ये मतलब होता है इतने समय जो भी आपको बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, कोई भी है, वो सभी पूर्ण रूप से मतलब अनावेशित हैं। क्योंकि अनावेशित का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु पर कोई चार्ज नहीं है। बिजली का कोई बैटरी है तो बैटरी को आप आवेशित कर भी सकते हैं, नहीं भी। अगर वो पूरी तरीके से चार्ज है तो वो आवेशित है, नहीं चार्ज है या कम चार्ज है तो फिर उसी हिसाब से उसे कहा जाता है कि ये कम चार्ज है या फिर अनावेशित है। अनावेशित है मतलब चार्ज ही नहीं है उस पर। जो आप बैटरी को कहते हैं कि इस बैटरी चार्ज नहीं है, इसका मतलब बैटरी पर आवेश इतनी समय नहीं है। अनावेशित का ये मतलब होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि इसी साइज का कोई तीसरा आवेश, पहला आवेश ये हुआ, दूसरा आवेश इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, पहला गोला ये हुआ, दूसरा गोला ये हुआ, तीसरा गोला ये है। तो तीसरा गोला जो कि अनावेशित है लिया जाए और उसे पहले तो उसे ए गोले के संपर्क में लाया जाए। गोला ए और गोला सी आपस में संपर्क में लाए जाएं। ये आवेशित है और ये आवेशित नहीं है। इसका Q 0 है, इसका Q 0 नहीं है। और संपर्क में लाने के संपर्क में लाएं और तत्पश्चात दूसरे गोले B के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों से हटा लिया जाए। मतलब कहने का ये कि पहले गोले C को गोले A के संपर्क में लाया जाए और फिर उसके बाद गोले B के संपर्क में लाया जाए और ला करके फिर हटा दिया जाए। और तो अब पूछ रहा है A और B के बीच में नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से, अगर कोई मिस्टेक रह गई हो आपसे। तो ये कहना चाहता है कि अभी तक हमने जितने भी सवाल लगाए हैं उनमें दो गोले दे दिया करता था, उन दोनों के बीच की दूरी दे देता था और दूरी के द्वारा ये पूछता था कि उनके बीच में कितना बल लग रहा है, प्रतिकर्षण या आकर्षण का। मगर अब ये पूछ रहा है कि कोई तीसरा गोला अगर जो कि अनावेशित है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो तो कोई प्रतिकर्षण या आकर्षण बल नहीं लगाएगा, मगर उसको इसके संपर्क में लाया जाए।
और सी को, और फिर इसके बाद ये संपर्क हटा करके लाया जाए दूसरे गोले के संपर्क में, और फिर इसे भी हटा लिया जाए। तो अब पूछ रहा है कि इन दोनों गोलों के बीच में कितना नया प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसी सवाल को अगर आपने समझ लिया तो अच्छी बात है। तो सवाल की जो पहली चीज़ दी गई है, दोनों का आवेश बराबर है, वो लिख लिया जाए। आवेश जो कि बराबर है लिख लिया गया। और अब यहाँ पर सी का मतलब कूलॉम है। तो अब यहाँ पर हमने जब सी तीसरे गोले सी को संपर्क में लाए तो सी का जो आवेश था वो 0 था। इसका इन दोनों का आवेश इतना बराबर है, तो मान लीजिए इसका आवेश क्यों है, तो केवल क्यों, और यहाँ पे ये इसका आवेश क्यों है, मान लीजिए क्यों सी मान लीजिए, ये जो कि 0 हुई है, एक्चुअली कुछ न मानिए ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ पर जितनी समय इसका आवेश क्यों है और इसका आवेश 0 है, तो यहाँ पर पता है क्या होगा, जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में लाए जाएंगे तो चूंकि इसमें आवेश ज़्यादा है और इसमें आवेश है ही नहीं, आवेश इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, ये कह सकते हैं। तो आवेश का इधर उधर मतलब क्या कह सकते हैं, रीअरेंजमेंट होगा, पुनः वितरण होगा, या ये कह सकते हैं मतलब इसमें आवेश मतलब ज़्यादा है, इस तो इधर से मतलब इसमें अगर आवेश ज़्यादा है तो किसी एक में से दूसरे में इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, ताकि दोनों का आवेश कुछ न कुछ इधर उधर जा करके दोनों का क्या कहते हैं वैद्युत विभव बराबर हो जाए। अब ये वैद्युत विभव क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, मगर अभी के लिए बस केवल समझ लीजिए कि जैसे कि ऐसा होता नहीं कि एक ड्रम है, एक ड्रम में यहाँ बहुत मतलब ऊंचाई तक पानी भरा है, मान लीजिए 2 फुट नीचे से 2 फुट ऊंचाई तक पानी भरा है, और एक दूसरा ड्रम है उसमें 1 फुट ऊंचाई तक पानी भरा है नीचे से, और दोनों को अगर एक पाइप से जोड़ दिया जाए तो आपको मालूम है कि इस वाले से ड्रम से पानी इस वाले ड्रम में अपने आप ही जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों के ये ना बराबर हो जाएं, क्या ये तल, ये वाला तल जब तक बराबर हो जाए। अब देख लेंगे ये दोनों तल बराबर हो जाएंगे, उतनी समय पानी इधर से उधर जाना बंद हो जाएगा। तो ये कुछ इसी तरह बिजली में भी होता है कि जिसमें आवेश ज़्यादा होता है उसमें से आवेश दूसरे वाले में जाता है, मगर तब तक जब तक कि दोनों का आवेश मतलब क्या कहते हैं विभव बराबर ना हो जाए। अब चूंकि दोनों का साइज बराबर है, तीनों का साइज बराबर है, इसलिए इसमें से इसमें आवेश तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, या फिर चूंकि साइज बराबर है, देखिए साइज का डायरेक्टली रिलेशन रहेगा आपके विभव से, क्योंकि साइज का जो डायरेक्टली रिलेशन होता है उसकी धारिता से होता है, और धारिता का फिर रिलेशन होता है विभव से। इसलिए ये ऐसा होगा कि इनका विभव तभी बराबर होगा जब इनकी धारिताएं बराबर हों, और धारिताएं तभी बराबर होंगी जब साइज बराबर होगा। और हमें तो दिया ही है कि साइज बराबर है, इसका मतलब दोनों के साइज बराबर हैं इसलिए धारिता बराबर है, धारिता बराबर है इसलिए विभव भी बराबर होंगे, तब जाकर के इनके आवेश एक दूसरे के मतलब क्या कह सकते हैं कि लेना देना बंद होगा। मतलब कहने का ये कि जैसे ए वाला गोला है उसमें आवेश क्यों है, तो क्यों के, और यहाँ पर सी वाला गोला है, जब दोनों का आपस में संपर्क किया गया, मतलब ऐसे संपर्क किया गया दोनों को स्पर्श करा करके, बोला ना संपर्क कराया जाए, वैसे स्पर्श करने के लिए नहीं कहा गया, किसी भी तरह के संपर्क कर सकते हैं कि तार के माध्यम से भी संपर्क कराया जा सकता है। और यहाँ पे क्यों 0 है, तो यहाँ पर इसका v कुछ ज़्यादा है, उसका यहाँ पे v 0 है, तो यहाँ पर वैसे v चूँकि ज़्यादा है इसका v कम है, और c दोनों को क्या है बराबर है, तो इधर से इधर v उतना ही रहेगा, उतने पे रुक रहेगा, मगर इधर से इधर क्या कहते हैं आवेश जाएगा, जिससे कि होगा ये कि दोनों का आवेश अब बराबर हो जाएगा। इसका क्यों था तो अब ये q/2 रह जाएगा, और इसका 0 था तो वो 0 से बदल करके q/2 हो जाएगा। ये कुछ ऐसे होगा, आपको समझ पाए। इसका मतलब कि यहाँ पर जो पहले आवेश क्यों था और यहाँ 0 था, तो पहले क्यों और 0 था, अब q - q/2 होगा, और यहाँ पे 0 + q/2 होगा। अब ये बचेगा q/2 और ये बचेगा q/2। ये कुछ ऐसे होगा। इसको ही एक मतलब इसी को मतलब शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए किया जाता है कि बिंदु ए व सी पर आवेश, इसको ऐसे हल किया जाता है, नया आवेश लिख सकते हैं, नया आवेश बराबर q + 0/2 ये कर देते हैं। इसका ये करने का मतलब क्या है, ये करने का मतलब ये हुआ कि दोनों के आवेशों को जोड़ दीजिए उनके चिन्ह के साथ। अब चूँकि यहाँ पे प्लस q जो है +6 इतना है, +6.5 × 10⁻⁻7 है, तो यहाँ प्लस आवेश है और इसका शून्य आवेश है, दोनों जुड़ के +q/2 आवेश हुआ। तो ये 6.5 × 10⁻⁷ भागे 2 बराबर 3.25
गुणे 10 की घाते -7 इतना आवेश कुछ दोनों में बचेगा। किसमें किसमें? अभी के लिए ए में है 3.25 गुणे 10 की घाते -7 कूलम का आवेश। सी पर है अभी के लिए इतना आवेश, सी पर है इतना आवेश। आगे सवाल और भी कहता है। अब देखिए ये ट्रिक आपने समझ ली कि दोनों का आवेश चिन्ह के साथ जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, उतना ही उन दोनों का आवेश रहेगा। दूसरा सवाल कहता है कि तत्पश्चात दूसरे गोले बी के संपर्क में ला करके अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। माने अब सी को इस बार यहाँ से हटा करके बी में लाया गया, तो अब क्या होगा देखिएगा। अब होगा ये कि इस बार गोला ए यहाँ पर रह गया, गोला बी यहाँ पे है, और गोला सी को बी के संपर्क में ला गया, ए यहाँ पर है। ए पर इतनी समय आवेश कितना है? इतना, और बी पर आवेश इतनी समय पहले का आवेश है जो कि है 6.5 गुणे 10 की घाते -7, और सी पर जो आवेश है वो इसका अभी आपने देखा इतना आवेश है 3.25 गुणे 10 की घाते -7। अब देखिए इधर भी अगर दोनों का चिन्ह धन हो, अगर पिछले सवालों में आपको याद होगा कि पिछले सवालों में हमने देखा था कि ए और बी दोनों पर आवेश 6.5 का प्लस आवेश था, इस बार भी प्लस ही आवेश है। तो अब इन दोनों में क्या होगा कि फिर से आवेश को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो बी व सी पर आवेश कि आवेश ऐसा होगा कि दोनों का आवेश जोड़ दीजिए, क्यू का बी वाला आवेश और सी का आवेश दोनों को जोड़ के आधा किया, तो क्या आया 6.5 गुणे 10 की घाते -7 धन 3.25 गुणे 10 की घाते -7 भागे 2, तो ये कुछ आया 10 की घाते -7। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 5 2 7, ये कुछ इतना आया, और इसका आधा करेंगे तो ये कुछ 4.875 ये कुछ इतना आवेश आया। ये कह रहा है कि अब इन दोनों पर ऐसे ऐसे आवेश हो जाएगा। अब देखिएगा इसी चीज़ को हम चाहें तो बिना न्यूमेरिकल के भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके। जैसे क्यों ए पर आवेश पहले कितना था क्यों, बी पर आवेश था क्यों, सी पर था 0, ए को सी के संपर्क में लाया, तो पहली प्रोसेस में कर सकते हैं कि ए पर बचेगा आवेश Q/2, इन दोनों का आधा, सी पर बचेगा आवेश Q/2। अब क्यू पर बी पर आवेश कितना है क्यों, तो अब दूसरी प्रोसेस में जब बी और सी को संपर्क में लाया गया तब बी पर आवेश जो बचेगा वो होगा Q + Q/2 भाई 2, नहीं समझे। क्यू पर आवेश अब इतना बचेगा क्योंकि दोनों को संपर्क में ला करके आवेश का पुनः वितरण हुआ, और सी पर जो आवेश बचेगा वो होगा वो भी इतना ही होगा Q + Q/2/2। मतलब इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत आसान होगा, केवल न्यूमेरिकल वो Q का वैल्यू रखिए और बस निकाल लीजिए, इसको पहले हल कर लीजिए। तो ये हो गया 2Q + Q अपॉन ये कुछ 4 हो जाएगा, तो ये 3Q/4 हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और इसी तरह यही 3Q/4 इसमें भी आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप हल करेंगे तो बस केवल Q की वैल्यू रखिए और आपको वो वैल्यू मिल के आ जाएगी। तो अब आपने जब देखा कि केवल इसमें इस सवाल में पूछ क्या रहा है कि हम ये सवाल केवल ये चेक करना चाहता है कि जब गोलों को मतलब इससे संपर्क में लाया जाता है तो आप ये समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे कि कितना आवेश किधर से किधर जाएगा। अगर कितना आवेश किधर से किधर जाएगा ये पूछेगा तो आपको इस वैल्यू में से इनकी पहले की वैल्यू घटानी पड़ेगी, तो मालूम पड़ेगा कि कितना आवेश बी में से सी में गया। ये जो आवेश है, ये जो आवेश आया है बी, ये वास्तव में इतनी समय बी पर कितना आवेश है वो बता रहा है, सी पर कितना आवेश है वो बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कितना आवेश गया इधर से उधर। अब जैसे देखिए पहली स्थिति में क्या था, सबसे शुरुआत में इस पर क्यों आवेश, इस पर 6.5 वाला आवेश, इस पर भी 6.5 वाला आवेश, और सी पर 0 था। इन दोनों को संपर्क में लाने पर ए में से कुछ आवेश सी में गया, कितना गया वो नहीं मालूम, मगर जाने के बाद ए पर जो बचेगा आवेश वो होगा इतना, ए पर जो बचेगा वो होगा इतना बचा हुआ आवेश, इसे नया आवेश कह लीजिए, नया आवेश इतना बचेगा। जबकि सी पर जो पहली प्रोसेस के बाद जो सी पर आवेश बचा वो था इतना। इतने के बाद जब ये बी में संपर्क में लाया गया तो इन दोनों को संपर्क में लाने पर
इन दोनों के बीच में फिर से आवेश इधर से उधर गया, मगर कितना गया ये नहीं मालूम और ये पता भी नहीं करना है, सवाल में दिया पूछ नहीं रहा है, तो केवल ये पूछ रहा है, ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि कितना इस पर आवेश बचा, क्योंकि अब इस पर हल करना मतलब क्या कहते हैं, आवेश इधर उधर के आदान प्रदान करने के बाद बी पर आवेश इतना बचा और सी पर भी इतना ही बचा, क्योंकि दोनों के साइज बराबर हैं, तो इसीलिए ऐसा कुछ हो गया। और फिर बी, ए और बी इन दोनों को बीच की दूरी तो उतनी ही है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ही है बीच की दूरी। तो अब क्या कहते हैं, ये निकाला जाए कि क्या कहते हैं इनके बीच में नया प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। अब हमें ए पर आवेश पता है नया वाला, बी पर आवेश पता है नया वाला, और इनके बीच की दूरी जो कि पहले भी 50 सेंटीमीटर थी पता है। तो इन तीनों चीज़ों के माध्यम से अगर सवाल को हल किया जाए तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि F बराबर, हम डायरेक्टली सूत्र लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, 9×10⁹ गुणे ए पर जो आवेश नया आया है वो इसका आधा 6.25×10⁻⁷, बी पर जो आवेश आया है वो 4.875×10⁻⁷, इसी को आपको लिख देना है यहाँ पर। और यहाँ पर 4.875×10⁻⁷ भागे इन दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.5 मीटर का होल स्क्वायर। अब मीटर वीटर नहीं लिखा गया, डायरेक्टली हल कर लिया गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9×3.25×4.875 भागे 0.5 का स्क्वायर करेंगे, या इसको वो कर लीजिए, इसको 1/2 मीटर कर लीजिए, तो ये सॉल्व करने में ज़्यादा सरल पड़ेगा। जैसे ही आपने किया तो ये 1/4 आ गया, गुणे 10⁻⁹ - 7। अब आप इसको हल करिए, ये ऊपर जाएगा। तो अब देखिए केवल ये कैलकुलेशन रह गया है, बाकी अब सब कुछ सॉल्व हो गया है। फिजिक्स में बस केवल आपको कैलकुलेशन, अब अपना लक्ष्य स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बस हो जाएगा। इतने न्यूटन का कुछ बल लगेगा नया वाला, तो नया प्रतिकर्षण बल कुछ ऐसा होगा, इसको आप अगर इतना गुणा कर लेंगे तो सवाल आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। आप इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अब तक हमने एनसीईआरटी के सवाल लगाए, अब कुछ दूसरी किताबों के भी सवाल देख लिए जाएँ, इससे आपका थोड़ा सा नॉलेज और इंक्रीज होगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और अच्छी होगी। चलिए देखते हैं कुछ और दूसरी किताबों के सवाल। एक किताब में सवाल ये दिया गया है कि दो बिंदु आवेश हैं, उन पर एक में आवेश है 80/3×10⁻⁹। इसे 10⁻⁹ को नैनो भी कहते हैं, नैनो कूलम के रूप में भी लिखा जा सकता है, मगर यहाँ पर 10⁻⁹ ही लिखा गया है। तो आता है कि दो बिंदु आवेशों पर जो आवेश का परिमाण है वो है 80/3×10⁻⁹ और 160/3×10⁻⁹, और ये दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, माने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो पूछ रहा है इस पर बल कितना लगेगा वो बताइए, और यदि एक तार द्वारा उन दोनों ही आवेशों को एक दूसरे से संबंध कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। ये थोड़ा सरल है, ये थोड़ा सा पहले जैसा ही है, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे अच्छे से। चलिए लगाते हैं, पहला पार्ट हल करते हैं, वही हमेशा की तरह 1/4πε0। अभी चूँकि वायु में है तो भाई k बराबर 0, ये सब वायु में हो रहा है, तो आप समझते हैं k बराबर 1, और यहाँ पर QA QB/r²। सवाल को हल करिए, 1/4πε0 की पूरी वैल्यू रखेंगे, 9×10⁹ भागे k की जगह 1 लिख लीजिए, k की जगह 1 लिख लीजिए, और यहाँ पर QA की वैल्यू लिखी हमने 80/3×10⁻⁻⁹ गुणे 160/3×10⁻⁻⁹ अपॉन r², यानी इनके बीच की दूरी जो कि 0.1 मीटर है, हमने वैसे ही लिख दिया क्योंकि मीटर में दिया है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सवाल बहुत ही ईजी है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 80/3 गुणे 160/3
ये जो 0.1 है उसको भी कर लिया गया 0.01 और सारे घातांकों को एक साथ कर दिया गया 10 की घात 9 -9 -9। अब देखिए ये इससे कटा ख़त्म और यहाँ पर ये 16 गुणे 8 बराबर आप समझते हैं 128 गुणे 10 की घात -9 भागे ये 0.-2 हो गया। ये इसको आप बदल के लिख सकते हैं इतना और ये ऊपर जाएगा और इधर से कुछ घातें आएंगी तो देखते हैं कितना होता है। इस पर इतने समय 0 यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है तो 1 2 3 4 बार खसका दशमलव तो 0.18 × 10 की घात 4 गुणे 10 की घात -9 + 2। अब देखिए -9 + 2 और +6 है तो ये बचेगा -3 तो ये आ गया 1.28 × 10 की घात -3 न्यूटन। इसको आप 1.28 मिली न्यूटन भी कर सकते हैं क्योंकि 10 की घात -3 को मिली कहा जाता है, 10 की घात -3 को मिली कहा जाता है। तो अब तो एक तो ये सॉल्व हो गया। ये दूसरा सवाल है, आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 सवाल रखे हैं। तो अब दूसरा सवाल कहता है मतलब ये दूसरे नंबर सवाल है। अब इसी पहले नंबर सवाल का दूसरा पोर्शन देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। यदि एक तार द्वारा उन्हें आपस में संबंध कर दें, माने इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय थ्रू अ वायर, माने एक तार के लिए उन्हें बस केवल क्षण भर के लिए कनेक्ट कर दिया जाए तो इन दोनों जैसे ये दोनों बिंदु आवेश हों इन दोनों का आपस में केवल थोड़ी देर के लिए तार से मतलब केवल संपर्क करा दिया जाए, बाद में तार को हटा लिया जाए, तब उनके बीच में बल कितना रह जाएगा। तो यहाँ इस दूसरे पोर्शन में केवल एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि जब दोनों का आपस में संबंध करा दिया जाएगा तो क्या होगा उस वक्त देखिए दोनों का आवेश कितना भी हो, Q1 हो Q2 हो, तो दोनों पर जो आवेश बचेगा A व B पर नया आवेश जो होगा वो होगा Q1/Q2/2 Q1 + Q2/2 दोनों पर, A पर भी B पर भी Q1 + Q2/2 का विद्युत आवेश बचेगा। देखिए इसमें कुछ हुआ नहीं है, इनका नेट आवेश अभी भी उतना ही है क्योंकि पहले पर भी इतना ही आवेश होगा, दूसरे पर भी उतना ही आवेश होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो नेट आवेश आ जाएगा, टोटल आवेश आ जाएगा Q1 + Q2। और जोड़ने से पहले भी आवेश था उनको कितना, Q1 एक का और Q2 दूसरे का, तो कुछ ऐसा ही होगा। माने जोड़ने से कुछ आवेश कम ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि किसी एक पर ज़्यादा या एक पर कम, दूसरे पर कम ज़्यादा हो सकता है, मगर उनका नेट आवेश उतना ही रहता है। तो ये जो एक चीज़ ये होगी इसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर Q1 + Q2/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगी, दोनों को जोड़ने पर 80/3 गुण 10 की घात -9 प्लस 160/3 गुण 10 की घात -9 अपॉन 2। अब देखिए ये आएगा 80/3 160/3 बाई 2 × 10 की पावर -9, ये कुछ इतना आएगा। और इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आएगा 80 और 60 240 भागे 3 रहेगा और अपॉन में और 2 रहेगा। आप इसको यहीं से सॉल्व कर लीजिए तो ये 80/2 आ जाएगा, ये बराबर 40 गुणे 10 की घात -9 या 4 गुणे 10 की घात -8। तो अब दोनों पर ही A पर भी और B पर भी जो आवेश होगा वो इतना होगा। केवल ये एक मेन पॉइंट इस पार्ट में थी, बस केवल आप इसी का प्रयोग करके फिर सवाल को हल कर लीजिए। आप इतना पहले नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे इन दोनों पर अब नया आवेश बराबर ही, दोनों पर ही 4 गुणे 10 की घात -8 कूलम का नया आवेश दोनों पर ही आ जाएगा, A पर भी B पर भी, दोनों पर। आप इसको एक बार देख लीजिए। आप देखिए सवाल को फिर से आप हल करेंगे अलग तरीके, मतलब नए फॉर्म पर। तो दूसरे पोर्शन में जो उसने पूछा कि अब नया आवेश होने के बाद उस बल कितना रह जाएगा, तो बल होगा इतना 9 गुणे क्यों इसलिए लिखा गया क्योंकि नया आवेश आ गया जो कि बराबर ही है और दूरी तो नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्व किया गया, आया 9 गुणे 10 की घात 9, और आपको याद हो तो क्यों जो हमने निकाला था वो था 4 गुणे 10 की घात -8 गुणे 4 गुणे 10 की घात -8 अपॉन r², माने उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर का होल स्क्वायर, जो कि आप जानते कितना होगा
0.01। अब देखिए 9 गुणे 4 गुणे 10 की घाते 8 10 की घाते 9 माइनस 8 अपॉन 0.01, या इसको लिख सकते हैं 0.01 को आप समझते हैं ना कि दशमलव उड़ाने पर 1 पॉइंट इतना होता है या इतना हो जाएगा। चलिए छोड़िए, इतना ही कर देता हूँ। अब ये 16 गुणे 9 बराबर 144 गुणे 10 की घाते ये कितना हो जाएगा, ये 16 में से 9 गई तो माइनस का 7 बटे 10 की घाते माइनस का 2, जो कि ऊपर जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, ये केवल इतना बचेगा। और अब 1.44 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते माइनस का 5, तो ये हो गया 1.44 गुणे 10 की घाते माइनस का 3 न्यूटन। जो बल होगा वो अब इतना रह जाएगा। इसको भी आप मिली में लिख सकते हैं, 1.44 मिली न्यूटन, इतना फोर्स अब रह जाएगा। तो पहला सवाल के दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब दोनों को देख लीजिए, ये कहाँ से आया, कितना ऐसे कितना आ गया, ये आपने देखा ही होगा अभी तक। ठीक है, अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो उसको मजे लेके देखिएगा। दूसरा सवाल ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाओं की लंबाई बराबर हो, एल हो तो तीनों ही एल हो, ये होता है कुछ समबाहु त्रिभुज। तो कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, सर इसमें लिखा नहीं मैंने कि ये समबाहु त्रिभुज है। इंग्लिश में कुछ इक्विलेटरल ऐसे ही कुछ कहते हैं, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसमें कहा गया है कि जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी दी है 2 सेंटीमीटर, माने ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसके तीनों ही शीर्षों पर, तीनों ही वर्टेक्स पर क्या कहते हैं, जो आवेश रखे हैं उनके मान दिए हैं। ए पर वैद्युत आवेश है 10 माइक्रोकूलम मगर प्लस में, बी पर है प्लस 20 माइक्रोकूलम और सी पर है माइनस 20 माइक्रोकूलम। तो कह रहा है ए पर नेट बल की गणना करें, टोटल बल कितना लगेगा ये गणना करें। तो देखिए समझते हैं इस सवाल को, समझ तो चुके हैं, अब इस सवाल को हल करते हैं। इसी ट्रायंगल को यहाँ उठा के लाते हैं और अब आप इसको बड़ा फॉर्म पे कर लीजिए ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए, और इसको मिटा देते हैं। ये B है, ये C है माइनस 20 माइक्रोकूलम और ये A है प्लस 10 माइक्रोकूलम और 2 सेंटीमीटर सभी हैं। बस इतना ही काफ़ी है और हमें इसमें से कुछ जानकारी नहीं चाहिए। इसको हटा दिया गया। तो देखिए हमको बस केवल करना क्या है कि कह रहा है ए पर कुल बल की गणना कीजिए। तो बी पर भी आवेश रखा है, सी पर भी आवेश रखा है, तो सी के द्वारा भी ए पर बल लगेगा, बी के द्वारा भी सी ए पर बल लगेगा और सी के द्वारा भी ए पर बल लगेगा। दोनों ही अलग अलग बल लगाएंगे मगर ए पर कुछ परिणामी बल लगेगा। परिणामी माने कुल मिला करके कुछ अलग ही बल लगेगा। तो जो दो अलग अलग बल लगेंगे उन दोनों बलों से हमें एक परिणामी बल ए पर प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले बी के द्वारा ए पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए और फिर यही काम सी के लिए ज्ञात कीजिए और दोनों को फिर जो मतलब क्या कहते हैं परिणामी निकाल लीजिए। इसे आप एफ ए भी लिख लीजिए और ये वेक्टर में ले लीजिए क्योंकि इसमें दिशाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी समय हमें बस केवल इन दोनों को ध्यान देना है। तो आपको इस लाइन को या इस आवेश को नहीं देखना है, केवल इतना ध्यान दीजिए, सर को थोड़ा तिरछा करके केवल इतना देखिए कि ये दोनों एक दूसरे पर कुछ दूरी पर रखे हैं। इनकी दूरी है 2 सेंटीमीटर और आवेश इतने रखे हैं, तो बल ज्ञात कर लीजिए। आप जैसे ये हल करेंगे तो ये कुछ ऐसे आया। आप पूरा 1/4 बार बार ना लिखिए क्योंकि आपको वैल्यू तो यही डालनी ही पड़ती है
और आवेशों की वैल्यू रखी हमने, सॉरी माइक्रोकूलम का म्यू ना लिखिए बल्कि इसका पूरा वैल्यू रखिए। और यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम भागे 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻² स्क्वायर। आपको मालूम है ना 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर बराबर 10⁻² मीटर। आप केवल इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, या बार बार करके नहीं दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर इस सवाल को अच्छे से हल करते हैं। 9 गुणे, अब देखिए 10 गुणे 20 भागे 2 का स्क्वायर किया गया 4 और इसका स्क्वायर किया गया 10⁻⁻4 और इधर 10⁻9 -6 अब देखिए ये कितना बनेगा, ये 5 हो गया तो 45 हो गया, गुणे 10⁻16 में से इस बार फिर से 9 गई तो -7 और ऊपर नीचे से आ गया -4 ऊपर गया तो ये +4 हो गया। ये कुछ सॉरी मिस्टेक हो गई, ये 12 में से 9 जाएगी तो -3 आएगा। तो यहाँ पर 450 × 10⁻1, यहाँ पर इसको और थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया तो 4.5 गुणे 10⁻2 × 10⁻1, ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर 10⁻3 +3 कैसे आया आपको मालूम पड़ा होगा, ये प्रोसेस इसको ध्यान रखिएगा। तो ये एक बार में इतना सवाल आ गया, ये FAB आ गया। इसी तरह FAC निकाल लीजिए, तो FAC ऐसे निकालेंगे, इसका भी FAC इसको भी वैल्यू रखिए पूरी 10⁻9 गुणे A पर आवेश 10 गुणे 10⁻6 गुणे यहाँ पर ये माइनस में आवेश दिया गया है, चाहे तो मेन्यू माइनस में रखिए चाहे ना रखिए, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म पे तो फिर भी लगाना ही पड़ेगा, इसलिए बिना माइनस के ही सवाल हल करते हैं। या आप चाहें तो माइनस लगा भी सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी। फिर इसके बाद इसके भी बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब सवाल हल किया गया, 9 गुणे 10 गुणे 20 भागे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 10⁻9 -6 और माइनस ये वाला 4, यहाँ प्लस ना इतना भागे 10⁻4। इसको आप फिर से पहले की तरह हल करेंगे तो आ जाएगा 450, पहले की तरह ही है। हाँ कि देखिए पहले की तरह इसलिए क्योंकि संख्याएं वही हैं, बस केवल प्लस माइनस का फ़र्क पड़ा है और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, इसलिए आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यह आंसर पूरा वही आएगा, जो उधर आया वही इधर भी आएगा। तो 4.5 गुणे 10⁻3 FAC भी निकला, वो भी निकला। देखिए अब आप पिछले सवालों की तरह ये मत सोच बैठिए कि ये भी उतना ही निकला है, ये भी उतना ही निकला है और ये निकलना नेगेटिव में चाहिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तो ये कुछ इस तरह से नेगेटिव होता चला आएगा। तो आप ये ना सोचिए कि दोनों को जोड़ा जाएगा तो शून्य बल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये वाला C वाला ऐसे बल लगाएगा और A वाला ऐसे बल लगाएगा, तो दोनों बलों के बीच की जो एंगल बना 60 अंश का कुछ बना। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों बलों का मतलब बीच में कोण कितना बन रहा है। आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक उसका कोण कितना बनता है, शीर्ष का 60 अंश का। तो इस बात का हमें ध्यान लेकर चलना पड़ेगा कि ये सवाल फिर कैसे हल करें, इसको मतलब लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। इसको आप कई विधियों से हल कर सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हल कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसे 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 डॉटेड लाइन बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे कुछ बनाते हैं, और ये दोनों बलों को एक्स अक्ष के हिसाब से और वाई अक्ष के अनुरूप मतलब वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में घटक को निरूपित कर लेते हैं। इसका इस बल का वाई अक्ष वाला घटक और इसी बल का एक्स अक्ष वाला घटक, इस बल का एक्स अक्ष वाला घटक और वाई अक्ष वाला घटक, फिर सबको जोड़ते हैं। जोड़ने पर इसका जो एक्स अक्ष वाला घटक रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, और FBA का FAB का ऐसा वाला यहाँ पे x लिख लीजिए, और FAC का x वाला घटक भी कुछ ऐसे रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे की दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये बल कैंसिल हो जाएंगे, बल्कि
ए बी वाई और एफ ए सी वाई ये दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे, तो टोटल बल यही वाला लगेगा, इन दोनों का समेसन। तो या तो घटक से निरूपित करके हल कर लीजिए, एक तरीका ये हो जाता है, और एक तरीका बलों को ऐसे ही सॉल्व करिए, मतलब जैसे कि इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको वेक्टर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर हमको वेक्टर को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि एक बल, देखिए दोनों ही बल ऐसे लग रहे हैं, इसके बीच में कोण 60 अंश बन रहा है। यहाँ पर B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पर एफ ए बी ले लीजिए और यहाँ पे एफ ए सी ले लीजिए, ये कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे करना पता है क्या है, यहाँ पे एक थोड़ा सा डॉटेड लाइन मतलब इस वेक्टर को आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, इस वेक्टर को आपने आगे बढ़ाया और इस वेक्टर को भी आपने आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे भी कोण 60 अंश का बनेगा। यहाँ पे बात ये आती है कि आपको एंगल ये वाला लेना है कि और कोई एंगल लेना है, तो आपको ये एंगल नहीं लेना है, आपको इस वेक्टर को उठा करके यहाँ लिखना है। जैसे ही आप इस वेक्टर को उठा करके यहाँ लिखेंगे तो अब ए, यहाँ पर मेन बात ये कुछ आकृति ऐसे बन जाएगी, बी ए और यहाँ पे ए तो है ही है, ये सी, तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा वो 120 होगा और यही एंगल काम आएगा। देखिए वेक्टरों का जो क्या कहते हैं जोड़ घटाना होता है, केवल वेक्टरों का, इस तरह एक्स अक्ष और वाई अक्ष में घटक में तोड़ करके नहीं, केवल वेक्टर का। तो उसको जोड़ने घटाने के लिए जो एंगल लिया जाएगा वो एंगल इसके मतलब इसको पूंछ मान लीजिए, इसको एक तीर का निशान मान लीजिए, तो इसके एक वेक्टर का तीर का निशान दूसरे वेक्टर के पूंछ के निशान से मतलब जोड़ दीजिए, वो भी वैसे ही मतलब आगे पीछे खसका करके बस ऐसे ही जोड़ दीजिए। तो जो एंगल अब बनेगा ऐसे करके ऐसे और फिर देन ऐसे, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसी एंगल को आप मेन एंगल लीजिएगा और एक सूत्र होता है उसमें रख दीजिएगा, उसमें थीटा, इसमें कोण थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो वैल्यू यही होगी 120 वाली। 60 ना रख दीजिएगा क्योंकि 60 केवल दिख रहा है, तो ये 60 वैल्यू ना रख करके इसको रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म पे ये ज़रूरी है। जब आप इसको रखेंगे तो सवाल हल होगा। देखिए कैसे, अभी हल करता हूँ। सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र देख लीजिए। जैसे दो बल दिए गए हैं, दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो दोनों का प्लस का पता करना है, परिमाण कितना होगा, तो वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बस केवल इस थीटा की वैल्यू आपको ये रखनी है। ये सूत्र आपने कई बार पढ़ा होगा, अगर इस सूत्र में ये ना हो तो ये उसी का सूत्र बन जाता है। आपने कई बार a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मगर इस सवाल में बस केवल क्या है, वेक्टर लग गए हैं और एक ये मॉड का चिन्ह लगा है। मॉड के चिन्ह का मतलब होता है कि केवल इसका परिमाण क्या है वो ज्ञात करें। तो एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जोड़ने पर उनका जो नेट परिणामी बल निकलेगा, यहाँ पर ये इतनी समय ये वाला, यहाँ पर ये वेक्टर इसको उठा करके यहाँ रखा गया है, ये a है यहाँ पर और ये b है, ये c था, ये c है, तो यहाँ पर जो परिणामी निकल रहा है उसके लिए ये सूत्र है। तो उसी सूत्र को यहाँ पर लगा करके हल कीजिए। तो यहाँ पर जो एफ ए बी होगा और प्लस एफ ए सी होगा, दोनों ही वेक्टरों का योगफल निकालिए। सूत्र बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने सूत्र से हल करने को सोचा। मैंने ये नहीं तो करते तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में घटक को निरूपित करके भी कर सकते थे, उनके एक्स अक्ष और वाई अक्ष में घटक ले सकते थे, मगर इससे सवाल थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है, इसलिए ये सरल लिया गया। अब ए का मतलब हुआ कि एफ मतलब पहले वाले बल की केवल वैल्यू रख दीजिए। पहला बल ये निकला, इसकी केवल वैल्यू रख दीजिए 4.5 × 10⁻3, हाँ 10⁻3 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार बी पर आप इसको वैल्यू रख दीजिए क्योंकि ये दूसरा बल है और दोनों बल उतने ही हैं, बस केवल माइनस। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा माइनस में सामान लिया जाएगा, माइनस में ना लीजिएगा। माइनस में ना लेने का फ़ायदा यही रहेगा कि आपको ये देखिए, क्योंकि एक ही लाइन पर नहीं बल लग रहे हैं, अलग अलग दिशाओं से बल लग रहे हैं, इसलिए माइनस प्लस लेना बेकार है। बस केवल उनकी आंकिक वैल्यू ले लीजिए, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए, बाकी सूत्र में रख दीजिए, वो ये सूत्र खुद ही सब संभाल लेगा। इसका भी स्क्वायर और अब प्लस 2 ऑफ 4.5 × 10⁻³ इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ 3 कॉस ऑफ थीटा में थीटा की जगह पर
आप 120 रखेंगे। कैसे 120 आया, आपको मैंने बताया बार बार कि ये एंगल भले ही 60 बन रहा है इस चित्र में, मगर इसी वेक्टर को आगे यहाँ इस दिशा में बढ़ाएंगे तो ये एंगल आपको लेना है, ये एंगल 120, वही 120 यहाँ पे रखा जाएगा। तो कॉस ऑफ थीटा में 120 रख दीजिए। कॉस 120 अंश की वैल्यू अगर आपको पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो जल्दी से निकाल लीजिए करिएगा कि 180 अंश माइनस 60 अंश, जो कि माइनस 60 अंश माइनस कॉस थीटा, वो आपने सूत्र पढ़ा होगा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप बस उसकी वैल्यू रखेंगे जो कि कुछ इतनी आती है। तो यहाँ पर हम यही वैल्यू रख देंगे और फिर हल करेंगे। अब देखिए ये और ये तीनों एक ही चीज़ हैं, ध्यान से देखिए। तो आप इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 4.5 और 10 की घाते माइनस 2 गुणे 10 की घाते ऐसे आएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों संख्या वही है, बस केवल जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे 2 लग गया, माने जैसे x हो, जैसे x स्क्वायर हो और x स्क्वायर हो, दोनों को जोड़ना लगा हो तो क्या लगा होगा, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो वही यहाँ पे किया गया है। फिर इसके बाद ये भी वही चीज़ है। तो 2 ऑफ 4.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू डाल दीजिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी -1/2, मगर क्या है ये गुणे में है। अब यहाँ माइनस चिन्ह 2 से पहले तो 2 कटेगा और माइनस चिन्ह जो लगा है वो यहाँ के अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये बन जाएगा √2 ऑफ 4.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस 4.5 इंटू 10⁻³ की होल स्क्वायर का इतना। अब ये इससे डरिए मत, ये केवल लिखा है 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या आएगा केवल x स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, या यहाँ नीचे दिख रहा हो तो मैं अंदर ही लिख देता हूँ 4.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है, √x स्क्वायर लिखा है, पूरा x आ जाएगा, सॉरी x का मतलब कि पूरी यही संख्या बाहर निकल आएगी। तो जो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4.5 और 10 की घाते 3, बस इतने न्यूटन, 4500 न्यूटन कह सकते हैं आप, न्यूटन। ये सवाल बड़ा था मगर बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए इसको आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद एक और सवाल, अगला सवाल हम लोग अगले देखते हैं, अगले चैप्टर में देख लेंगे। सवाल काफ़ी यही लाजवाब था, आप इसी को समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसमें कहाँ से थीटा आया, कहाँ कैसे क्या हुआ, सब आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में इसी सवाल को क्या कहते हैं x और y में निरूपित घटकों के रूप में निरूपित करके भी हल किया जाएगा, ताकि और क्लियरेंस आ जाए। ठीक है, अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।